आप सभी को नमस्कार। वनिका पब्लिकेशंस के फेसबुक लाइव में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम में, एक नई पुस्तक को लेकर। पुस्तक है सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह सियोल से सरयू। इसकी कथाकार हैं हम सबकी आत्मीय डॉक्टर सुनीता। इस पुस्तक की कहानियां तो लिखी हैं सुनीता जी ने, पर विशेषता ये है कि इसका कवर पेज, जो कि बहुत पसंद भी किया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है। और एक और खास बात है कि ये पुस्तक बहुत कम समय में वनिका पब्लिकेशंस की बेस्ट सेलर पुस्तक बन गई है। इसको पढ़ते हुए पाठकों के मन में अनेक प्रश्न भी उठते रहे हैं इसकी कहानियों को लेकर, जिनका उत्तर भी देंगी सुनीता जी। किंतु उससे पहले हमारे साथ आज दो विशिष्ट अतिथि हैं। कथा लेखन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नाम श्री हरियश राय जी एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार आलोचक रोहिणी अग्रवाल जी। आप दोनों अतिथियों व लेखिका डॉक्टर सुनीता जी का वनिका पब्लिकेशंस के मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कार्यक्रम शुरू करने में हम सबसे पहले इस पुस्तक का लोकार्पण करते हैं। अपनी अपनी पुस्तक आप हाथ में ले लीजिए। मैं हमेशा दोनों तरफ से दिखाने के लिए दो पुस्तकें रखती हूँ साथ में। ये पुस्तक है और देखिए कितना शानदार इसका कवर पेज है। ये चित्रकारी जो है ये सुनीता जी का ही कमाल है। अरे वाह। और बहुत सारे पाठकों से ऐसा मुझे भी सुनने को मिला है जिन्होंने पुस्तक ली है कि जी पुस्तक तो हमने बाद में खोली है, लेकिन सबसे पहले तो हमें इसके कवर पेज ने ही इतना आकर्षित कर लिया है कि उसे खोल के हम बहुत देर तक तो पहले उसे सहलाते रहे, उसे देखते रहे कि कितना सुंदर ये चित्र है। क्योंकि आमतौर से एक जो परंपरागत तरीके से जो चित्र बनते हैं, ये बिल्कुल उससे मुझे भी अलग लगा और वाकई पाठकों को भी अलग लगा है। उनकी प्रतिक्रियाओं से मुझे ऐसा महसूस हुआ। हमारे कार्यक्रम में हम इस लोकार्पण के लिए कम से कम तालियां तो बजा ही लें यहाँ से। वंदना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मधु जी जुड़ गई है, सोसी मधु जी, कनक हरलालका जी, प्रिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, और अमेरिका से अन्नदा पटनी दीदी जुड़ गई हैं, लता अग्रवाल जी, रचना कौशिक, इसके अलावा और भी कई सारे हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कार्यक्रम को अब हम आगे शुरू करते हैं। दर्शकों का भी सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ कथा मर्मज्ञ हरियश राय जी को, उनका संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखते हुए। आप कथा लेखन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नाम हैं। 3 उपन्यास आपके हैं, नागफनी के जंगल में, मुट्ठी में बादल व दहन। इसके अलावा आपने 7 कहानी संकलन लिखे हैं। संकलन है आपके बर्फ होती नदी, उधर भी सहरा, अंतिम पड़ाव, वजूद के लिए, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक व महफिल। इसके बाद साथ ही सामयिक विषयों से संबंधित 5 अन्य किताबें भी हैं आपकी। भारत विभाजन और हिंदी उपन्यास, सूचना तकनीक, बाजार एवं बैंकिंग, समय के सरोकार, शिक्षा, भाषा और औपनिवेशिक दास्ता, कथा एक यात्रा व कहानी आज, जो कि प्रकाशित हो चुके हैं। बैंकिंग जीवन के अनुभवों को लेकर लिखी गई संस्मरणात्मक किताब तय किया है मैंने सफर, प्रकाशित हुई है आपकी। और भीष्म साहनी, सादगी का सौंदर्य व कथा कहानी एक, इसका आपने संपादन किया है। और इस वक्त समय आप गुड़गांव में रहकर साहित्य की सेवा में संलग्न हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। पुस्तक के विषय में आप अपने विचार रखें। आपका स्वागत है। ये कुछ डिस्टर्बेंस से आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था बाकी के। आवाज आ रही है ना? नहीं, ठीक आ रही है, आवाज आ रही है। थोड़ा आगे ही रखिएगा आप अपना चेहरा ताकि आवाज साफ आती रहे।
जी, आप शुरू कीजिए। पहले कि आपने इस अवसर पर मुझे मौका दिया कुछ कहने के लिए इनकी कहानियों पर, और मुझे देख कर के ये बहुत खुशी हुई कि वनिका प्रकाशन ने, प्रकाशन जगत में पिछले कुछ समय से अपनी धाक को बहुत मजबूती से कर अपनी मंजिल की ओर एक नया कदम बढ़ाया है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार इस तरह के संकलनों को प्रकाशित करते रहें और नई रचनाशीलता को सामने लाते रहें। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? जी सर, आ रही है। क्योंकि क्या स्क्रीन पे मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं सोच रहा था। हाँ, आप चलिए, फ्रंट पे दिख रहे हैं, बाकी हम लोग आपको सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी चलिए, जी। आज हम डॉक्टर सुनीता जी की कहानियां सियोल से सरियों पर बात करने के लिए इस मंच पर आए हैं। मेरे लिए कहानी के क्षेत्र में डॉक्टर सुनीता का नया नाम है। मैंने इनकी कहानियां पहले कभी नहीं पढ़ी, ये मेरी एक सीमा हो सकती है। लेकिन जब मैंने इस किताब की कहानियां पढ़ी तो मुझे डॉक्टर सुनीता में कहानी लेखन की अपार संभावनाएं दिखाई दी, और मुझे उम्मीद है कि वह लगातार इस तरह कहानियाँ लिखती रही तो हिंदी कथा साहित्य में अपनी धमक को बहुत शिद्दत से दर्ज करने में समक्ष हो सकेंगी। उनकी इस कहानी संकलन में सियोल से सरयू तक 5 कहानियाँ शामिल हैं। इसके अलावा इन 5 कहानियों के अलावा उनकी रचना प्रक्रिया पर भी उनका एक छोटी सी भूमिका है, आत्मन नाम से। मुझे ये लगा कि इनकी कहानियों को समझने के लिए इनकी भूमिका को पढ़ना बड़ा ज़रूरी था। तो मैंने जब इनकी भूमिका को पढ़ा तो अपनी भूमिका के पहले ही वाक्य में वो अपनी कहानी की सोच और सुनीता जी लिखती हैं कि तो रिपोर्टाज हो मगर उसकी आत्मा कहानी जैसी हो। जो ढांचे में तो नाटक लगे किंतु कंचन काया कहानी की तरह ना हो का ध्वनि। ये उनका एक आत्म वक्तव्य है जो उन्होंने अपनी इस कहानी करने के लिए संवेदना को समझने के लिए। इतिहास और भूगोल भी देखा, भी देखी, नाटक भी देखा, लेकिन फिर भी कहानी का कहानीपन लगातार बरकरार रहा। ये इनकी कहानियों की एक बहुत बड़ी खासियत थी, और जिसके लिए मुझे इन्होंने बहुत अपील किया उसमें उसकी वो बात कहने के लिए गालिब का एक बड़ा ही मशहूर शेर है, वो ज़रूर मुझे याद आया और मैं इसको सुनाना चाहूँगा कि हैं दुनिया में और भी सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां। और ये जो अंदाज़े बयां है, ये सुनीता जी की कहानियों को, सुनीता जी को एक बड़ा, एक सशक्त और एक मजबूत कहानीकार बनाता है। ये सभी कहानियाँ, पांचों की कहानियाँ एक लीप शैली में लिखी गई। कहानी का जो कथानक है वह बहुत महीन होता है, और कहानी के पन्ने दर पन्ने पढ़ने और पलटने के बाद कहानी के कथानक का सूत्र समझ में आता है। कथानक
कथानक के अंदर दूसरा कथानक, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, और इस तरह चौथे के अंदर भी कई कथानक शामिल होते हैं, जो कि इनकी कहानियों की बहुत खासियत इसके अंदर मैंने देखी है। इसलिए मुझे ये लगा कि इनकी कहानियाँ एक रेखीय ना होकर के बहुस्तरीय होती हैं, एकहरी ना होकर के बहुआयामी होती हैं, और इसी शैली कहीं ना कहीं हमको कलावाद की तरफ भी ले जाती है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हिंदी में इस तरह की कहानियाँ निर्मल वर्मा ने भी लिखी हैं, उदय प्रकाश ने भी लिखी हैं, शशांक ने भी लिखी हैं, और भी कई लोग इस तरह की कहानियों को लिखते हैं। इनकी कहानियाँ का पढ़ते हुए जो 2-3 सूत्र मुझे लगे, इसका कभी विस्तार से हम बात करेंगे कभी आगे वक्त अवसर मिला, वो एक ये कि सुनीता जी अपनी इन कहानियों में कहानी का जो परंपरागत शिल्प है उसके साथ बहुत ही तोड़फोड़ करती है। एक कहानी की संवेदना है, कहानी के पात्र, कहानी का परिवेश, वो सारे शिल्पों को अलग हट करके कहानियों को रखती है। ये एक मैं इसको एक खास, ये भी मुझे लगा इनकी कहानियों को पढ़ते हुए, और जो एक वेल रेड होने का एहसास कराती हैं अपने आप को। उनकी याद, उन्होंने जो पढ़ा लिखा है उसकी चमक इनमें शामिल है। अनेक हमारे देश के गानों के माध्यम से वो पात्रों की संवेदना से सामने रखती है। यानी कि ये जो कोटेशन है, जो उनका वेल रेड होना है, ये कहानी की संवेदना को ज्यादा गहराई से उसमें जो छिपा हुआ तथ्य है उसको बखूबी हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो शिल्प के साथ ही तोड़फोड़ नहीं करती हैं, बल्कि कंटेंट में भी खूब तोड़फोड़ किया है उन्होंने। कहानी के दर कहानी, एक कहानी से हट करके दूसरी कहानी, ये भी इनकी कहानियों की एक खासियत है। और जो एक और खासियत जो मुझे लगी उनकी कहानियों में, सामाजिक और पारिवारिक ताने बाने में कैद जो स्त्री है, उससे वो मुक्ति की चाह भी इनकी कहानियों में मुझे देखने को मिलता है। और इन 5 कहानियों में यदि आप देखें गौर से, तो हर कहानियों में स्मृतियाँ बहुत बिखरी हुई हैं, और उनके पात्र वर्तमान में रहते हुए भी अतीत में चले जाते हैं, और अतीत में रहते हुए फिर वर्तमान में आते हैं। और ये स्मृतियाँ जो हैं वो एक गतिशील यथार्थ के रूप में आती हैं, और साथ साथ एक पेंटिंग के रूप में हमारी स्मृति में बस जाती हैं, जिसमें पेंटिंग को समझने के लिए हमें बहुत ही गहराई से उसको देखना, समझना और अध्ययन करना होता है। उसी तरह इनकी कहानियों को पढ़ने के लिए भी बहुत ही गहराई में जाकर के उतरना है, तब इनकी कहानियों की संवेदना हमारे हाथ में आती है। वे छोटी छोटी बातों को, कहानियों की छोटी छोटी बातों को, एक संवाद से निकलते हुए दूसरे संवाद में चले जाएंगे, दूसरे संवाद से निकलते हुए तीसरे संवाद में चले जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों को करते हुए मुझे कहीं ना कहीं एक जादुई यथार्थवाद की भी झलक इनकी कहानियों में दिखाई देती है, जो कि एक अच्छी बात के रूप में मैं इसको लेता हूँ। मैं इन 5 कहानियों में जो इनकी पहली कहानी है वो है लायला। अब देखिए, लायला कहानी एक प्रेम कहानी है। लायला एक अछूत कन्या है, जिसके पिता उसकी गर्भवती माँ को छोड़कर चले जाते हैं, और उसके ऊपर एक मुस्लिम होने का ठप्पा लग जाता है। अब लायला जो है वो अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए जंगल में चली जाती है, और जंगल के तमाम जो उपादान है, जिसमें हाथी है, जिसमें अजगर है, जिसमें पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं, उनसे बातचीत करती हुई अपनी संवेदना को सामने लाती है। और साथ ही साथ में बीच में महाभारत के पात्रों का भी प्रवेश हो जाता है, जो कि स्त्री विमर्श के कई सवालों को हमारे सामने रखता है। फिर से वही बात, इस कहानी में स्मृतियाँ भी बहुत आती हैं। जो कहानी का एक पात्र है पुष्पेंदु, उसको बिच्छू काटने की कथाएं हैं, उसके इलाज करवाने का कथा है, और कुल मिलाकर के कहानी एक मुझे एक सघन प्रेम कथा के रूप में हमारे सामने आती है। इसी कहानी की संवेदना का विस्तार मुझे लैंडिंग लाइफ रैंडम इश्क
कहानी में दिखाई देता है, जिसमें भी ली और किंजल जो विदेशी पात्र हैं उनकी प्रेम कथा है। ये कहानी भी, इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत जो है, ये कहानी पूरी कहानी एक मौन, पूरी कहानी में मौन छाया हुआ है और इन दोनों का जो प्रेम है उसमें संवाद नहीं है, आपस में संवाद कोई नहीं करता किंडल और ली के प्रेम में, लेकिन मौन दोनों में छाया रहता है और ये मौन इतनी गहराई से सामने आता है कि दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है लेकिन आपस में संवाद नहीं होता। ये इस कहानी की एक नए अंदाज में उनकी कहानी है। और शादी के 6 महीने बाद शादी की पार्टी का आयोजन किया जाता है जिसमें उनका अतीत झांकता है और दोनों पात्रों के बारे में हमको तब विस्तार से पता चलता है कि ली जो है वो फ्रांस के इलाके का रहने वाला है, फिल्मों में काम करता है, अरबों की संपत्ति है उसके पास, और दूसरी तरफ किंजल है जो एक सामान्य सी लड़की है जिसमें कोई ग्लैमर नहीं है लेकिन उसके पास एक ठीक ठाक पौधा है। और प्रेम का इजहार तो नहीं करते लेकिन शादी की तारीख तय करते हैं और उसके बाद अपनी जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों को इन्होंने बहुत ही गहराई से हमारे सामने रखा है, जो कि कहानी एक, और ये स्मृतियां ही और ये प्रेम ही उन कहानी को एक विशिष्ट हमको बनाता है। मैं बात करना चाहूँगा संग्रह की जो प्रमुख कहानी है, सियोल से सरयू तक। ये एक विशिष्ट कहानी है और जब हम सियोल और सरयू को कहते हैं तो दो संस्कृतियों की बात भी हमारे जहन में उभरती है। हम सब जानते हैं कि सियोल यानी दक्षिण कोरिया व जापान में ये कहानी जो है दक्षिण कोरिया और जापान में चले उस नारीवादी आंदोलन को केंद्र में रखती है, जिस आंदोलन में महिलाओं ने नो मैरिज वुमेन नाम का एक अभियान शुरू किया था और उस अभियान के तहत ही नो डेटिंग, नो शादी, नो सेक्स, नो चिल्ड्रन जैसी बातें प्रमुखता से कही गई थी। हालांकि लोग तो ये भी कहते हैं कि इस अभियान के तहत ही जापान और कोरिया में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या भी कम हो गई है, लेकिन ये कहानी इस नो मैरिज वुमेन के अभियान को केंद्र में रख करके चलती है। कहानी शुरू होती है एक कॉफ़ी हाउस में, एक स्टारबक्स नाम एक बहुत मशहूर जो कॉफ़ी हाउस की चेन है वहाँ से शुरू होती है। जोई और एरियम जो इसके प्रमुख पात्र हैं, दो लड़कियां हैं जो एक कम उम्र की है एक ज़्यादा उम्र की है। वो एक लड़के को एक आदमी को फ़ोन पर बात करते हुए देखती है, अचानक वो आदमी गिर पड़ता है और एक तीसरी लड़की जिसका नाम एरियन है जो कि बाद में कहानी के प्रमुख रूप में उभर के आती है, वो उसको अस्पताल ले जाती है, उसका इलाज करवाती है, उसका मोबाइल तलाश करती है, उस मोबाइल के ताकि उसका कुछ पता मिल सके, उनके लोगों को संपर्क कर सके। जब उसको नहीं मिलता तो फिर वापस कॉफ़ी हाउस आती है, फिर उन लड़कियों से संपर्क करती है, वो उसको उसके दुकान का पता बताते हैं जहाँ वह काम करता है और वहाँ जाके तो उसको पता चलता है कि ये कोरिया का रहने वाला है, उसका नाम जोई है और इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम एरियम है। और फिर इन दोनों में लंबा सा संवाद चलता है और बाद में वो जोई ये चाहता है कि भाई एरियम जो उसकी गर्लफ्रेंड है वापस आ जाए, क्योंकि कोई भी फैसला है वो अंतिम फैसला नहीं होता। यानी इस कहानी इस नारीवादी फैसले के विरोध में खड़ी होती है, जो कि मुझे इस कहानी की बहुत बड़ी बात लगी और इसलिए ये कहानी एक याद की जाने वाली कहानियों में से एक है। एक और उनकी कहानी है द्वारे द्वारे दर। इस कहानी में भी अनेक कहानियाँ हैं, अनेक पात्र हैं, अनेक स्त्रियां हैं और हर एक की अलग अलग कहानी है, लेकिन मूल इनकी कहानियों में दुख है जो कि हर कहानी में छाया रहता है कि रंजन मिश्रा के चमार बनने की कथा है जो कि उसके अलग अलग संदर्भों में सामने आती है। इस कहानी के भोजपुरी संवाद बहुत पावरफुल तरीके से कहानी में आए हैं और वो पात्रों के अनुकूल काफ़ी अच्छी तरह से हमारे सामने आते हैं। मैं उनकी एक जो कहानी रेत पर रूह की चर्चा जरूर करना चाहूँगा। एकदम नए विषय को लेकर के कहानी लिखी गई है, हमको भी अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का भी यथार्थ हमारे इस देश में मौजूद है कि कहानी भारत पाक विभाजन के दौरान जिनका जीवन बदल गया उन लोगों के जीवन को केंद्र में रखती है और वो भी
वाड़मेर में, राजस्थान के वाड़मेर में रहने वाले इलाकों के बंजारे लोगों की कहानी कहती है। और इस कहानी के में ये है कि वाड़मेर और जैसलमेर, राजस्थान के वाड़मेर और जैसलमेर भारत में रहने वाले भारतीय, राठौर और चौहान राजपूत लोग अपनी बेटियों का विवाह पाकिस्तान के सिंध के अमरकोट और धार पारकर जगहों में करते हैं। यानी कि भारत के हिस्से में रहते हुए तो पाकिस्तान में जाकर के विवाह करते हैं, और इसके लिए पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं होता, पाकिस्तान सरकार उनको परमिशन देती है। लेकिन यह एक समयगत सच्चाई है, पर यह कहानी उन लोगों के दुख दर्द को बयां करती है कि जो अपनी जड़ और ज़मीन को छोड़ करके पाकिस्तान नहीं गए और जो यहीं रह गए, वो बाद में उनको मुजाहिर कहा गया। ये उनकी पीड़ा को कहानी बहुत गहराई से रखती है। साथ ही कहानी में बाढ़ की विभीषिकाएँ भी हैं, नागरिकताओं के सवाल भी हैं, बंजारों की कथाएँ, उन बंजारों की कथाएँ हैं जिनके अपना कोई घर नहीं है। ये कहानी मुझे इस संकलन की सबसे एक विशिष्ट कहानी के रूप में लगी है। सुनीता जी की कहानियों की जो सबसे आकर्षक चीज़ मुझे लगी वो है इनकी भाषा। वह एक बात कहते हुए दूसरी बात में शिफ्ट हो जाती हैं, दूसरी बात से तीसरी में, जो कथानक में है वही इसी तरह की भाषा में। और उनकी कहानियों की ये भाषा विधान कई स्तरों पर चलता है। इन सभी कहानियों को पढ़ने पर मुझे ये लगा कि वे कैसा गद्य विधान रचती हैं अपनी कहानियों में, और ये बड़ी मेहनत और मशक्क़त का काम है जो इनकी कहानियों को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। और इनकी इसी कहानियों में बेशुमार हलचलें मिलती हैं, कई धड़कनें मिलती हैं, छोटे दृश्य हैं, जो बहुत छोटे दृश्यों का विस्तार से वो वर्णन करती हैं, और इतना विस्तार से वर्णन करती हैं कि वो दृश्य पाठकों की चेतना में दर्ज हो जाता है और पाठकों को कहानी से बांध करके रखता है। ये इस तरह की कहानियाँ मुझे बहुत आकर्षक अच्छी लगी। एक नए अंदाज में की कहानियाँ हैं, एक नए प्लेटफॉर्म में लिखी गई कहानियाँ हैं, एक नई कलात्मक शैली में लिखी हुई कहानियाँ हैं, और इस कलात्मक शैली में लिखते हुए वे अपने समय को देखती हैं और समय की आहटों को महसूस करती हैं और भविष्य की चुनौतियों की तरफ भी हमारा इशारा करती हैं। मुझे उम्मीद है कि सुनीता जी इसी तरह लगातार कहानियाँ लिखते रहें तो हिंदी कथा जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में समर्थ होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनीता जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से आपने कहानियों का विश्लेषण किया है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो आपके विश्लेषण से सहमत हैं। वंदना वाजपेयी जी जैसे कह रही हैं कि वर्तमान से अतीत के मध्य आवाजाही है, और बहुत सारे हमारे पाठक, हमारे दर्शक हैं जिनकी पढ़ने की भी इच्छा हो रही है, और उनके लिए मैंने कमेंट में लिंक भी दे दिया है अमेज़न का, और आप सीधे प्रकाशक से भी मंगाना चाहें तो उसके लिए फ़ोन नंबर भी दे दिया है। कथाकार अवधेश प्रीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी कहते हैं कि पात्र वर्तमान में रहते हुए भी अतीत में चले जाते हैं, यानी कि स्मृतियां साथ चलती हैं। तो सभी करीब करीब लैंड इन लाइफ खूबसूरत प्रेम कहानी है, वंदना वाजपेयी जी कह रही हैं। मौन की कथा है, प्रणव भारती कह रही हैं। सियोल से सरयू कहानी में पाश्चात्य और भारतीय संदर्भ में स्त्री विमर्श की व्याख्या है। और जो आपने बताई है कहानी पाकिस्तान से रिलेटेड है, ये कहानी मुजाहिरों के विस्थापन की पीड़ा बयान करती है कि बिना पानी की खेती की अच्छी जानकारी भी देती है। ये मतलब केवल हम ये नहीं कह सकते कि एक कथानक पे ही खाली कहानियां टिकी हुई हैं। उनके अंदर जो कथानक में जो चीजें उन्होंने लिखी हैं, उनके लिए उन्होंने काफी अध्ययन भी किया है और काफी शोध कार्य भी किया है। और देखा जाए तो कई कहानियों में उनकी जंगल से लेके और कृषि की भी काफी जानकारियां देखते हुए लगता है कि इन चीजों की भी उनको काफी जानकारी है, चूंकि उनका जीवन भी ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बचपन उनका गांव में बीता है, और उन चीज गांव में बीतने के बाद भी मैंने देखा है, मेरे पास बहुत गांव के लोग आते हैं लेकिन उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं।
जितनी हमें शहर में रह के पता है उतनी भी नहीं पता होती है, लेकिन उन्होंने बहुत उसको आत्मसात किया है, उस जीवन को, उस लाइफ को जो गांव में रहकर उन्होंने जी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल जी को आपका छोटा सा परिचय देते हुए। वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है आप लोग, लेकिन फिर भी एक परंपरा निभानी है। आपकी बहुत सारी आलोचना की पुस्तकें आ चुकी हैं। कथा लोचना के प्रतिमान, हिंदी उपन्यास समय से संवाद, साहित्य का स्त्री स्वर, हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ, हिंदी कहानी वक्त की शिनाख्त और सृजन का राग, साहित्य की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास, स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प, समकालीन कथा साहित्य सरहदें और सरोकार, एक नजर कृष्णा सोबती पर, हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला। इसके अलावा कहानी संग्रह घने बरगद तले आओ माँ हम परी हो जाएं। इसके अलावा आपको बहुत, ये तो आपके प्रकाशित पुस्तकें हैं, आपको अनेक सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कहानी एवं आलोचना पर 3 बार सम्मानित हो चुकी हैं आप। स्पंदन आलोचना सम्मान 2010, वनमाली कथा आलोचना सम्मान 2015, रेवांत मुक्तिबोध सम्मान 2016, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र स्मृति सम्मान 2017, डॉक्टर रामविलास शर्मा स्मृति सम्मान 2018, नारी शक्ति सम्मान 2018, श्रेष्ठ महिला कृति सम्मान 2019 और हरियाणा साहित्य अकादमी का आपको ये सम्मान मिला था। आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर रही हैं और अब आप रिटायर हो चुकी हैं, और रिटायर होके आप स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही हैं। आलोचना पर भी आप काम कर रही हैं। जैसे एक बार आपकी मेरी बात हुई थी कि आप आलोचना पर अभी किताबें लाने के लिए तैयारी कर रही हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ कि सियोल से सरयू पर आप अपने विचार रखें। स्वागत है आपका। माइक म्यूट। हाँ, शुक्रिया। वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं आपको नीरज जी और सुनीता दोनों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक अच्छी किताब साहित्य जगत में लाकर उस पर चर्चा की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए। और जब मैं वक्तव्य शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है शुरुआत में मुझे इस पुस्तक में 2 महत्वपूर्ण अनुपस्थितियों की ओर इशारा करना चाहिए। वे महत्वपूर्ण अनुपस्थितियां जो आज हिंदी कथा साहित्य में अपरिहार्य रूप से अनिवार्य मानी गई हैं, और ये दोनों अनुपस्थितियां हैं रिपोर्टिंग और रिसर्च, शोध और रिपोर्टाज की प्रमुखता। जब मैं इन दोनों अनुपस्थितियों को इस कहानी संग्रह में महसूस करती हूँ तो अपने आप से एक सवाल पूछती हूँ कि रिपोर्टाज को और शोध को आज हम साहित्य का एक आधारभूत अंग क्यों मानने लगे हैं? क्या इसलिए कि लेखक एक बदहवास दौड़ में शामिल है, भागता जा रहा है किसी एक बुलंदगी को छूने के लिए, उसके पास धीरज नहीं है, एकाग्रता नहीं है, चिंतन मनन करने का समय नहीं है, उसके पास जब अनुभव की राशि नहीं होगी, जब विचार को एकाग्र करने का संयम, धैर्य, समय नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वह इन अभावों की क्षतिपूर्ति वह भूसा भरने में करता है, और वह भूसा है शोध और रिपोर्टाज। तो जो अनुपस्थिति है वह सुनीता के इस संग्रह सियोल से सरयू की एक बहुत खूबसूरत ताकत है कि यह संग्रह उनके अनुभवों की महक से महक रहा है, जिसमें वैचारिकता है, जिसमें संवेदना को विवेक बनाकर बहुत से सवालों से मुठभेड़ करने की बेचैनी है, जिसमें अतीत और स्मृतियां हावी हैं, लेकिन अतीत और स्मृतियां वर्तमान को के सूत्रों को उलझाती नहीं है, बल्कि वर्तमान के साथ गलबहियां डालकर जब वो आगे चलती हैं तो वह भविष्य के उलझे छोरों को सुलझाने का एक आह्वान पूर्वक निमंत्रण बन जाती है। तो सबसे पहले मैं इन्हें बधाई दूंगी कि इतनी संश्लिष्ट, बहुस्तरीय और विचारात्मकता से
परिपूर्ण कहानी संग्रह को पाठक समुदाय के बीच में लाने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज की सारी कहानियां ही बहुत सतही कहानियां हैं या उनमें वैचारिकता और संवेदना नहीं है या वो रिपोर्टाज और शोध के तंतुओं द्वारा ही बुनी गई हैं। मैं बल्कि ये कहती हूँ कि जो कहानी रिपोर्टाज और शोध के तंतुओं से बुनी होती है वह ऐसे लगता है कि मार्केट में मिलने वाली चमकीली तारों में मार्केट से मिलने वाले ही नकली पोतों की माला, नकली पोतों को पिरोकर एक माला बना दी जाती है। लेकिन इस कहानी संग्रह में कपास बोने से लेकर कपास को काटकर सूत बनाने और सूत की माला पिरोने का धैर्य हमें दिखाई पड़ता है। यह कहानी संग्रह ठीक उसी परंपरा को आगे ले जाती है जिस परंपरा में हमें आज भी बहुत से कहानीकार मिलते हैं, जिनमें मैं शीर्षस्थ स्थान देती हूँ किरण सिंह को, श्रद्धा थवाइट, विजयश्री तनवीर की कहानियां, अनुकृति उपाध्याय, प्रियंका ओम, रश्मि शर्मा की कहानियां, या यदि मैं रचनाकार पुरुष रचनाकारों की बात करूं तो शिवेंद्र, अमित ओहलान, रणेंद्र और चंदन पांडे, इन सब की रचनाओं में जो वैचारिकता और संश्लिष्टता दिखाई पड़ती है ठीक वही हमें इस संग्रह में दिखाई पड़ती है। और यह मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि मुझे सतही और एक रैखिक कहानियां पसंद नहीं है और इसीलिए हर संग्रह पढ़ते हुए मुझे भय लगता है कि कहीं मैं इसे खारिज ना कर दूं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि भय से, आशंका से शुरू किया गया इस कथा संग्रह का पाठ मुझे अंततः इसके भीतर बहुत सारे गोते लगाने के लिए विवश करता रहा है। इस संग्रह को जब मैं विश्लेषित करती हूँ तो मुझे इसमें सुनीता एक लेखिका के रूप में विकसित होती हुई दिखाई पड़ रही है। 5 कहानियां हैं इस संग्रह में। जैसे हरियश जी ने मेरा काम बहुत सरल किया है कि मुझे कहानियों के बारे में बताना नहीं पड़ेगा, मैं उनके वक्तव्य को अपने वक्तव्य की आधार भूमि मानकर आगे चल रही हूँ कि ये 5 कहानियां, इनको विकास की दृष्टि से मैं 3 हिस्सों में बांटती हूँ। जैसे किसी भी नाट्य शिल्प के विकास की हमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहले प्रारंभ, फिर मध्य, फिर उत्कर्ष। तो यहाँ प्रारंभ की अवस्था मुझे इस संग्रह की 2 कहानियों में दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले कहानी लायला और दूसरी कहानी लैंडिंग लाइफ, रैंडम इश्क। लायला कहानी एक तरह से लेखिका और लेखिका की प्रिय नैरेटर, नायिका को इंट्रोड्यूस करने वाली कहानी है। इस कहानी में हमें एक ऐसी नैरेटर, एक ऐसी लेखिका के दर्शन होते हैं जो गांव, जंगल और महानगरीय जीवन, इन तीनों के बीच में आवाजाही करते हुए वह उनकी दरारों के भीतर धंसकर समय को कुरेदने की, समय की तहों में बैठे शास्त्रों को शिनाख्त करने की और वर्तमान की समस्याओं को एड्रेस करने की ताकत रखती है। लायला मुस्लिम लड़की है जिसे जाति बहिष्कृत कर दिया गया है, मुस्लिम मानी जाती है और उसे बहिष्कृत कर दिया गया है। वह जंगल में वन देवी की तरह, हवा निर्बाध हवाओं की तरह बहती चलती है। उसके पास अपनी एक संवेदना है। उस संवेदना की वजह से वह जड़ कहे जाने वाले वनस्पति जगत से भी एक गहरा तादाद में महसूस करती है, उनसे बात करती है। और जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी मुझे बार बार हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध अशोक के फूल याद आता रहा था, जहां प्रकृति सहचर बनकर मानव और मानवेतर कोटियों को ही ध्वस्त कर देती है और संवाद की और आत्मीयता की एक ओजस्वी धारा वहां प्रवाहित होती रहती है। यह लायला में जो नायिका है वह हमें पढ़ाकू भी दिखाई पड़ रही है। वह सभ्यताओं पर के विद्रूपताओं पर व्यंग्य करती है उस नाटक के माध्यम से, जहां आर्य संबोधन के नाम पर मान लीजिए हमारी पूरी की पूरी सांस्कृतिक विरासत को प्रश्न चिन्हित किया जा रहा है कि आज ये जो दुंदुभी बजाई जा रही है कि जो हमें वैदिक संस्कृति ने दिया है वह सब उत्तम है, और जो हमने समय के साथ साथ मध्ययुगीन भारत में एक मुस्लिम संस्कृति के संदर्भ में उसके सानिध्य के साथ पाया है वह मानो पूरी की
पूरे के पूरी तरह ध्वस्त करने योग्य है, वह उन सब संदर्भों को हमारे चेतन में सामने लाकर उस पर प्रश्न चिन्ह करती है, और यह सारी की सारी कवायद समय की विडंबनाओं को समझने का एक विवेक देती है। ठीक यही लायला जो एक अपने आभा मंडल के साथ हमें यहाँ दिखाई पड़ रही है, जो दृश्य है लेकिन तुरंत अदृश्य भी हो जाती है हवा की तरह, जो जंगल के बारे में बहुत कुछ जानती है, जो पुष्पेंद्र से प्रेम करती है, लेकिन वह प्रेम अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति के बीच में वह हिचकोले खाता रहता है, जो क्रेडिट लेना नहीं जानती, जो परमार्थी है। और जब मैं लायला का चित्र बनाने लगती हूँ तो मुझे ईसा मसीह का चित्र याद आता है, जिसको जो अपने एक विशिष्ट आभा मंडल के साथ हमारे सामने आती है। और मैं अचानक अपने एक प्रश्न के साथ अपने आप को ही मथना शुरू करती हूँ कि क्या इतने यूटोपियन चरित्रों के साथ हम रचना कर सकते हैं? क्या इतने यूटोपियन चरित्र हमारे नायक बन सकते हैं? यह प्रश्न आगे तब जाता है जब मैं दूसरी कहानी लैंडिंग लाइफ रैंडम इश्क में उतरती हूँ। वहां मुझे अच्छा लगता है प्रेम में यूटोपिया। प्रेम कि बहुत से किस्से हमें आज सुनाई पड़ते हैं जहां प्रेम में रिफ्यूजल है तो एसिड अटैक से प्रेमिका के चेहरे को जला दिया जाता है, जहां प्रेम में प्रेमी की शर्तों पर चलने का दावा या का दावा ही प्रेमिका नहीं करती है, तो वहां उसे साहनी की तरह तंदूर में भून दिया जाता है। प्रेम मानो प्रेमी के हवस के लिए है। प्रेम मानो पजेस करने वाली चीज है। प्रेम हमें मुक्ति देता है। प्रेम हमारे भीतर के संकीर्णताओं को, वैचारिक संकीर्णताओं को, मानसिक संकीर्णताओं को छिन्न भिन्न करके हमें उस व्यक्ति के माध्यम से उसके पूरे परिवेश, पूरी संस्कृति, पूरी वैचारिकता और पूरे संवेदना जगत से जुड़ने की प्रेरणा देता है। इस प्रेम का एक बहुत ही खूबसूरत यूटोपियन चित्र इस कहानी में दर्ज किया गया है, जहां ली अपनी तमाम संकीर्णताएं, अपनी तमाम भोगवादी संस्कृति को छोड़कर वह न केवल भारत के ग्राम में सुगंधित होने वाली ग्राम्य संस्कृति से जुड़ता है, बल्कि उस अपने में खोई उस किंजल नामक उस लड़की के साथ भी एक गहरा रिश्ता बनाता है, जिनके बीच में भाषा, बेगानी संस्कृति, बेगानी भौगोलिक सीमाएं आड़े ही नहीं आती हैं। यह दरअसल यूटोपिया, ये कहा जाता है यूटोपिया मतलब नोवेयर, कहीं भी नहीं है ये, लेकिन यूटोपिया हमारे ख्वाबों में शामिल नहीं होगा। यूटोपिया हमारे सपनों में आकर हमारे वर्तमान में दस्तक नहीं देगा, तो वह भविष्य में साकार किया जाने वाला एक लक्ष्य कैसे बन सकता है। इसलिए मैं ये कहानी अविश्वसनीयता की हद तक एक प्यारी कहानी होते हुए भी मैं इस कहानी को आज की एक प्रेम कथा का एक बेहतर रूप कहूंगी। इस कहानी में भी सुनीता के लेखकीय विकास क्रम की वही प्रारंभिक अवस्था मिलती है, जहां चरित्र लार्जर देन लाइफ है, जहां वो एक दैवीय आभा का संस्पर्श करते हैं। लेकिन इस कहानी से एक खास चीज, एक नया पक्ष हमें दिखाई पड़ रहा है कि वहां जो पुष्पेंद्र अलक्षित हो गया था, वह एक मरीज के रूप में ही हमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ ली स्वयं कर्ता के रूप में कहानी के बीचों बीच हमें दिखाई पड़ रहा है और कहानी को ही वह एक निश्चित मुकाम पर लेकर आ रहा है। सुनीता की कहानियों के पुरुष बेहद स्त्री संवेदी पुरुष है। अन्य कहानियों के पुरुष स्त्री संवेदी हैं और वह ली की तरह यूटोपियन नहीं है, लेकिन ली की संवेदना का प्रसार हमें रंजल मिश्रा में भी दिखाई पड़ता है, हमें भुल्लन काका में भी दिखाई पड़ता है, हमें गाइल में भी दिखाई पड़ता है। तो सारी कहानियां दरअसल स्त्री की पुकारों से रचे गए स्त्री संवेदी पुरुष को रचने वाली कहानियां हैं, जो नए संदर्भों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पुनरीक्षित करना चाहती हैं। तीसरी कहानी में मुझे ये लगता है कि सुनीता अब अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था छोड़कर, जिसे चूजा जब अंडे में होता है उसके माता पिता उसे देते हैं, लेकिन वह अंडे को तोड़कर जब बाहर निकलने का संघर्ष करता है,
तीसरी कहानी मुझे उस संघर्ष के बाद बाहर निकले हुए चूजे की तरह दिखाई पड़ती है। वह कहानी है शीर्षक कथा सियोल से सरयू। यहाँ सुनीता बहुत मैच्योर हो गई है। अब ऐसे लगता है कि मैं नदी में जा रही हूँ तो नदी में पानी घुटनों से ऊपर आ गया है और वहां मुझे बहुत सी गहराइयां, तलछट नहीं दिखाई पड़ रहा है बल्कि तलछट के भीतर, धरती के भीतर धधकने वाली बहुत सी गहराइयां दिखाई पड़ रही हैं जो समय के पाताल को स्पर्श कर रही हैं। उन गहराइयों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे उसमें गाइल नामक एक पुरुष दिखाई पड़ता है। वह गाइल नामक पुरुष इतना स्त्री संवेदी है कि अपनी प्रेयसी के विवाह के लिए मना करने पर वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है। यानी प्रेमिका का इंकार उसकी पूरी सत्ता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि क्या उसने उसका दिल दुखाया, क्या उसका कोई अधिनायकवादी रवैया कहीं उसकी प्रेमिका को हर्ट तो नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से कहानी में ये सारे विवरण नहीं है, लेकिन मैं सुनीता की कहानियां चूंकि संश्लिष्ट कहानियां हैं और संश्लिष्ट कहानियों की मैं एक खास खूबी मानती हूँ कि संश्लिष्ट कहानियां कहती नहीं है। संश्लिष्ट कहानियां सिर्फ इशारे करती हैं। वह प्रतीकों के रूप में, वह मनोदशाओं के रूप में, आवेगों के रूप में, भविष्य के कुछ संकेतों के रूप में हमें उनको पकड़कर उन्हें गुनने बुनने का एक विवेक देती हैं। दूसरे, संश्लिष्ट कहानियां सतह पर उकेरे गए छोटे छोटे विवरणों के माध्यम से हमें शास्त्रों और व्यवस्थाओं की शिनाख्त करने का भी एक संवेदनात्मक बोध देती हैं। तो इस कहानी में वे सारे के सारे बोध सूत्र मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो इनके विकास की अंतिम और परिपक्व अवस्था को लक्षित करने वाली दो कहानियों में दिखाई पड़ रहे हैं। और वे दोनों कहानियां बहुत ही बेहतरीन कहानियां हैं। रेत में रूह और द्वारे द्वारे दर्द। हरियश जी से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि रेत में रूह बहुत बढ़िया कहानी है, लाजवाब, अप्रतिम कहानी। दरअसल इस कहानी पर आने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सुनीता की यह कहानी संग्रह इस तथ्य की ओर भी रेखांकित करता है कि गांव आज सिर्फ ग्रामीण मानसिकता की या नॉस्टैल्जिक अवस्था में ही चित्रित करने वाली एक शय नहीं है। भारत की अंतरात्मा गांवों में बसती है, ये हम अक्सर सुनते आए हैं। आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, ये भी हम अक्सर बचपन में ही रटते आए हैं कि मैथिली शरण गुप्त गांवों की पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए ये कहते हैं। और गांव के लोग बहुत ही नादान, बहुत ही भोले होते हैं, यह बातें भी हम सुनते आए हैं। और हम आज जब ग्रामीण संस्कृति को किसानों पर लिखे गए उपन्यासों या रचनाओं के माध्यम से ही हम उसे संकीर्ण कर लेते हैं, उसे संकुचित कर लेते हैं कि ग्राम मीन्स किसान। लेकिन किसान का मतलब खेती नहीं है, किसान का मतलब ग्रामीण या कृषि संस्कृति को बुनने वाले अनेक अनेक आयामों का की ओर ध्यान देना भी होता है, जो सुनीता की इन कहानियों में पहली कहानी से अंतिम कहानी तक हमें लगातार मिलते हैं। ग्रामीण ग्राम्य संसार की कृषि संस्कृति को बुनने वाली है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक संस्कार, देश की आर्थिक नीतियां, राजनीति के दबाव और सबसे ज्यादा विकराल गांवों की दशा को किए हुए हैं धार्मिक जड़ताएं। इन सबको इन दोनों कहानियों में सुनीता ने अपने गहरे तार्किक विश्लेषण का आधार बनाया है। और इसीलिए जब मुझे ये लगता है कि जब ये कहा जाए कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो उसका कारण यही है कि किसानों को जो कर्जा मिला है उस कर्जे को वो सरकार की नीतियों की वजह से रीपे नहीं कर पा रहे हैं, या सरकार की किसानों को लेकर नीतियां गलत हैं, वे तो निश्चित रूप से गलत हैं, लेकिन किसानों की स्थिति को बदतर करने के लिए ये सारे तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी शिनाख्त किए बिना, इनकी तह में जाए बिना दरअसल हम न ग्रामीण संस्कृति को समझ सकते हैं, न कृषि और कृषकों की आत्महत्याओं को समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं द्वारे द्वारे दर्द कहानी को लेती हूँ। इस कहानी के बारे में मैं ये कहूंगी कि
सुनीता को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य इसलिए कि सुनीता के पास कोठा भर सामग्री है, और उस कोठा भर सामग्री को बुनकर वो सिर्फ एक टोपी ही क्यों बना रही। इस कहानी में जितने पात्र हैं, जितनी अंतर कथाएं हैं, जितनी घटनाएं हैं, जितने विश्लेषण के, चिंता के, सरोकार के बिंदु हैं, दरअसल वो एक कहानी का विषय तो है ही नहीं। उन पर तो ढेर से उपन्यास लिखे जाने चाहिए। वो एक उपन्यास का भी हिस्सा नहीं है। यदि वन देवी की तरह इस द्वारे द्वारे दर्द कहानी में मैं शायद उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक ना कर पाऊं, लॉगम्बल एक वन देवी जिसकी उपमा दी है, वह एक चरित्र है जिसकी माँ भी थाली भर खाती थी, खूब काम करती थी, और प्रसव भी उसने अपने खुद ही कर लिया था, जिसमें इतनी ऊर्जा है और जमाने की हिकारत सहते हुए भी जमाने से उसे कुछ लेना नहीं है। वह एक स्त्री चरित्र, दरअसल वह ऊर्जा का इतना विस्फोट है, वह एक परमाणु ऊर्जा है, उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा उपन्यास रचा जा सकता है। इसी तरह से एक और पात्र है इसमें, कुसुमानी देई, जो पितृसत्ता की शिकार है। पिता 5 विवाह करने में व्यस्त रहे, बहनों की शादियां हो गई, लेकिन वो सबसे बड़ी है, उसकी शादी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। और जिस दिन लोगों को पता चला कि किसी एक पुरुष के साथ उसका एक वर्किंग संबंध बना है, प्रेम का संबंध नहीं है, वर्किंग संबंध बना है, उसी दिन पूरा का पूरा समाज जैसे उस पर अपने अंकुश और पहरेदारी लगाने के लिए एकत्रित हो गया। और लेकिन तब भी वह स्त्री किस तरह से पिता द्वारा किए गए वसीयत के वितरण में, अपनी जमीन जायदाद के वितरण में पिता द्वारा किए गए अन्याय का प्रतिकार करते हुए वह अपनी बहनों को बराबर का हिस्सा देती है, अपनी 5 माताओं का ख्याल रखती है। वह एक स्त्री चरित्र एक नई आभा के साथ हमारे सामने आया है। उसकी इस छवि को सिर्फ एक छोटे से रेफरेंस के माध्यम से यदि सुनीता कर रही हैं, तो वो न केवल कुसुमानी देई के व्यक्तित्व को काट छांट रही हैं, बल्कि वो अपनी प्रतिभा के साथ भी अन्याय कर रही हैं। उनमें ढेर सी अपेक्षाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हनुमान की तरह वो शायद जानती नहीं है उसमें कितनी शक्ति है। तो उनकी शक्ति को स्मरण दिलाने के लिए मैं ये कहूंगी कि वो सिर्फ इसी को लेकर ही नहीं, कुरिंजी नामक लड़की जो उनके पूर्ववर्ती तीनों कहानियों, लायला, किंजल और कियारा, इन तीनों स्त्रियों का जो एक रूप हमें मिला जुला रूप दिखाई पड़ती है, यह कुरिंजी, इस कुरिंजी की खासियत इन तीनों पूर्ववर्ती नायिकाओं से अलग यह है कि वो तीनों नायिकाएं हमें एक देवी के रूप में इमर्ज्ड दिखाई पड़ती हैं, कि जैसे वो अवतरित हो चुकी हैं और वो मसीहा है, परोपकार में जुटी हुई हैं। लेकिन कुरिंजी अपने बचपन से ही धीरे धीरे डग भरते हुए अपने एक व्यक्तित्व को अर्जित करती हुई स्त्री के रूप में दिखाई पड़ रही है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि विकास की दृष्टि से यह उनकी ये अंतिम 2 कहानियां उनकी सर्वोत्तम कहानियां हैं, और यह विकास के चिन्ह जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये उनके परवर्ती रचनाशीलता में निश्चित रूप से हमें एक बरगद की तरह प्रस्फुटित विकसित होते हुए दिखाई देंगे। कुरिंजी के माध्यम से सुषमा और शिमला जैसी 2 स्त्रियों, 2 बच्चियों के साथ जो पितृसत्तात्मक समाज करता है, उस विभीषिका को हमें बताया गया है कि किस तरह से वो स्कूल जा रही हैं बच्चियां। एक पहाड़ी के ऊपर है, पहाड़ी पार करने के बाद स्कूल आएगा, और दूसरी पहाड़ी से गांव का आवारा लड़का उन्हें ईव टीजिंग कर रहा है, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलकर कुछ गलत बातें बोल रहा है जो अश्रव्य है, अकथनीय है, और वो लड़कियां संकुचित हो रही हैं लाज के मारे, अपमान के मारे, और कुरिंजी उन्हें वहां से तारणहार की तरह लेकर जाती है। लेकिन परिस्थितियां सिर्फ इतनी सीधी साधी मासूम तो होती नहीं है। पितृसत्ता स्त्री का शोषण करके ही अपनी ताकत अर्जित करता है। दरअसल शोषण करके नहीं, स्त्री का कत्ल करके ही वह मसीहाई ताकत को अर्जित करता है। इसलिए इन दोनों छोटी बच्चियों को
तुरंत इनका विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद किस तरह से चाइल्ड मैरिज के बाद वो अपने बच्चों की चाइल्ड मैरिज के दुष्चक्र में फंसते हुए अपने स्वप्न को, अपने विकास को, अपने सपनों को और अपने वर्तमान को अपने हाथों कैंची से कतरती चलती हैं और स्त्रियों को बोध भी नहीं होता है। और वह गुंडा भेषनाथ यादव, वह सीना तान कर समाज में चलता है, लोग बाग उसके विरुद्ध उंगली तक उठाने की कोशिश नहीं करते। तो यह एक सामाजिक विडंबना है जो आज की 21वीं सदी के स्त्री विमर्श की दृष्टि से बहुत ही महफूज और बहुत ही मजबूत कहे जाने वाले समय में भी यदि स्त्रियां, चाहे वो गांव की स्त्री हो, चाहे वो कस्बों की स्त्री हो, चाहे वो शहर की स्त्री हो, जब वह इस तरह से ईव टीजिंग, अपमान और यौन शोषण का अभिशाप झेलती हैं, तब इस कहानी को बहुत छोटे में समेटना ठीक नहीं है, क्योंकि सुनीता के पास बहुत सी अंतर कथाएं हैं, उनके पास बहुत सी अंतर्दृष्टि है, बहुत गहरी अंतर्दृष्टि है जो शास्त्रों और व्यवस्थाओं की शिनाख्त करती है। यहाँ ये कहानी पढ़ते हुए मुझे एक चीज और याद आई कि प्रेमचंद गोदान में अपने दाता दीन के बेटे माता दीन, जो सिलिया चमारिन के साथ जिसका प्रेम है, उसके संदर्भ में सिलिया के भाई बंधुओं द्वारा उसके मुंह में हड्डी ठूंसते हैं और फिर उसे वो कहते हैं कि तुम हमें ब्राह्मण तो बना नहीं सके, हम तुम्हें चमार बना देते हैं, और इस तरह से उसे जाति बहिष्कृत ब्राह्मण से चमार होने की त्रासदी का चित्रण करते हैं। लेकिन वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। सुनीता ने एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया है, या मैं ये कहूं कि प्रेमचंद की परंपरा को आगे ले आकर उन्होंने दाता दीन पुत्र माता दीन को यहाँ रंजल मिश्रा का नाम दिया है। रंजल मिश्रा का प्रेम नहीं है, लेकिन गांव के दबंगों के बलात्कार का शिकार होती हुई अस्पृश्य लड़की, दलित लड़की ललिता का, क्योंकि उसने उद्धार किया है और गांव की दबंग जातियां ये नहीं सह सकती कि उनके आखेट करते हुए या उनके मन चले लड़कों का आहार छीनने के लिए कोई और दबंग सामने आए, इसीलिए वह उसे बदनाम किया जाता है और ये कहा जाता है कि यह ललिता जैसी दलित स्त्री के साथ फंसा हुआ है, इसलिए यह भी दलित हो गया है। तो तमाम जिंदगी अपनी पत्नी से दूर, अपने बेटों से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार, अपने गोत्र, अपने ब्राह्मण संस्कृति से दूर वह एक अस्पृश्य की तरह जिंदगी जीता है, और केवल जिंदगी नहीं जीता है बल्कि वह अपने इशारों पर अपने जिंदगी के भविष्य को बुनता है, वह सहम कर बात नहीं करता है। सुनीता की खासियत है कि वह किस्सा गोई की परंपरा को अपने कहानियों में लेकर आना चाहती हैं, लेकिन वो किस्सा गोई में उसे विघटित नहीं करती हैं, बल्कि उसे एक सोच का उन्नत सोच का एक हिस्सा बनाती हैं। इसीलिए सिर्फ इस कहानी में ही रंजल मिश्रा और कोरिन जी वह गांव के पीठिका में, गांव की जमीन में उगने वाली तमाम कहानियों का, चरित्रों का, विडंबनाओं का चित्रण नहीं करते, बल्कि जब वह रेत में रूह कहानी में प्रविष्ट होती हैं तो वहां अम्मुका की स्मृतियों के माध्यम से वह अपने समय के भीतर, समय के पीछे, अतीत में और भविष्य को प्रभावित करने वाले समय की कहानियां बुनती हैं। जब मैं ये कहानी पढ़ती हूँ, हरियश जी ने ठीक बताया है कि विस्थापन की कहानी है, निश्चित रूप से विस्थापन की कहानी है। और मैं यहाँ धार्मिक वीजा पर आए या माइग्रेट कर गए लोगों की बात जब इस कहानी में जो कही गई है, उसके समानांतर मेरे परिदृश्य में ढेर से और माइग्रेंट्स घूमते हैं। और अच्छी कहानी वही है जो अपनी कहानी की हदबंदियों से पार ले जाकर हमें हमारे समय के साथ जोड़ती है। तब मुझे उन विस्थापितों में याद आते हैं रोहिंग्या के शरणार्थी, बांग्लादेश के शरणार्थी और सीरिया के शरणार्थी, उइगर मुसलमान। और तब इस कहानी में जो अक्षत नामक एक पात्र है, वह ये कहता है कि हम विस्थापितों की हस्ती क्या है, हम तो नींव का पत्थर है, हमें नींव में बनाया जाता है। कंगूरे हमारे इस त्याग के साक्षी हैं, लेकिन जिस तरह से रेत को न मुट्ठी में भरा जाया जा सकता है, न किसी चीज में पिरोया जा सकता है, उसी तरह से हम हर तरह के विमर्श, हर तरह की नीति
नीतियों में, हर तरह के कल्याणकारी कार्यों में फिसल जाते हैं। हम सपना भी नहीं है, हमारा अस्तित्व कहीं भी नहीं रहा है। और जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी तो मुझे एनआरसी याद आ रहा था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। उसी के साथ शाहीन बाग में स्त्रियों का आंदोलन याद आ रहा था। उसी के साथ बहुत से वक्तव्य याद आ रहे थे कि करंट कहाँ पहुंचे और बटन कहाँ दबाया जाए। तो यह सरकारी नीतियों, राजनेताओं के अमानवीय सरोकारों की ओर ध्यान दिलाने वाली कहानी है। साथ ही यह कहानी किस तरह से अनइनहेबिटेड एरिया, जो एक वीरान निर्जन क्षेत्र में किस तरह से पानी की, बाड़मेर और राजस्थान के थार जिले में केंद्रित यह कहानी, किस तरह से खजूर को, ईरानी खजूर को या ईरानी, अफगानी, इराकी खजूरों को उगाने वाले बगीचों में किस तरह से डिस्कार्डेड प्लास्टिक की बोतलों के माध्यम से ड्रिप सिंचाई की योजना बनाई जाती है, जिसमें बूंद बूंद पानी जड़ों में जाता है और फसल को लहलहाता है। लेकिन आम आदमी के लिए सरकार स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए भी अपने सरोकारों को, अपनी वरीयताओं, प्राथमिकताओं को सामने नहीं रखती। एक बहुत ही विभत्स दृश्य की योजना इस कहानी में की गई है, लेकिन वह विभत्स दृश्य बहुत जरूरी है हम सबकी चेतना पर अंकित होने के लिए, क्योंकि विभत्स सच्चाइयां ही दरअसल हमें हमारे सरोकारों से जुड़कर एक प्रेशर बनाने के लिए, जन चेतना को जगाने का आह्वान भी करती हैं। वह दृश्य है कि एक तालाब के 4 कोनों में एक तरफ एक व्यक्ति शौच से निवृत्त हो रहा है, उसी तालाब के में एक जानवर मरा हुआ पड़ा है, उसी तालाब में हिरन और जैसे जंगली जानवर पानी पी रहे हैं, और उसी तालाब के एक कोने से एक स्त्री अपने घर के सदस्यों के पेयजल के रूप में एक घड़ा भरकर ले जा रही है। इस दृश्य के विपरीत, इसके विलोम में मुझे याद आता है कि शहरों में किस तरह से हम पानी की विलासिता से जिंदगी व्यतीत करते हैं। और इसी के साथ मुझे याद आता है कि किस तरह से महाराष्ट्र में, जहां किसानों की आत्महत्या की बात होती है सबसे ज्यादा, वहां जब दिखाई जाती है, 2 साल पहले मुझे याद है कि किस तरह से कुएं दिखाए गए थे जिसके पानी का लेवल इतना गहरा नीचे था कि बहुत गहरे धंसने के बाद भी मिट्टी, एक डिब्बा भर के मिट्टी में से एक थोड़े से बूंद पानी को ही जमा किया जा रहा था। तो ये कहानियां बेहद संश्लिष्ट कहानियां हैं, समय की विडंबनाओं को एड्रेस करती हुई कहानियां हैं, और पाठक को अपने साथ बहा ले जाने वाली कहानियां नहीं है, बल्कि पाठक को, उपभोक्ता पाठक को एक चेतना संपन्न पाठक बनाने की कहानियां हैं कि आइए, यह लड़ाई लेखिका की लड़ाई नहीं है, पात्रों की लड़ाई नहीं है, एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हमारी साझी लड़ाई है, ताकि हम वक्त की विडंबनाओं से दो दो हाथ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समय, बेहतर समाज और बेहतर संस्कृति का निर्माण करें। तो मैं सुनीता को बहुत बहुत बधाई दूंगी। संश्लिष्ट रचनाकार मेरे प्रिय रचनाकार होते हैं, और उन प्रिय रचनाकारों की सूची में सुनीता का स्वागत है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रोहिणी मैम, और सुनीता जी को बधाई आपके संश्लिष्ट रचनाकारों की सूची में शामिल होने के लिए। मैं क्षमा चाहूंगी, मैंने अभी देखा कि समय मैंने ज्यादा ले लिया है और मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, हम लोग इतना खो गए थे आपकी बातों में कि हमें तो खुद ही नहीं पता चला कहाँ निकल गया समय। हम ही नहीं, हमारे दर्शक भी सारे खो गए थे, और सभी बहुत मन से आपको सुन रहे हैं। शुक्रिया। बहुत सारे जुड़े हुए हैं दर्शक हमारे साथ इस समय भी। तो जब मैंने भी ये संग्रह पढ़ा था, जब उन्होंने मुझे दिया, तो एक उनके अंदर बड़ी विनम्रता, तो मैं कहूंगी कि है, बहुत ज्यादा है सुनीता जी में, कि वो अपने आप को कुछ नहीं समझती है। बस मैंने लिख दिया है, और अब आप लोग देखिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और अभी भी आपने जैसे बहुत, मैं कहूंगी कि आपने तारीफ ही ज्यादा की है, ज्यादा क्या, तारीफ की है, तो वो उसको भी वो बहुत उसमें लेती हैं चीज को, तारीफ की है तो वो विनम्रता से उस चीज को स्वीकार करती हैं, और कोई उनको उसका अभिमान नहीं होने वाला है कि
कि आपने तारीफ की है तो मैं बहुत बड़ी रचनाकार हो गई। हाँ, वो पर्दे के पीछे रहकर आपके दिए हुए सुझावों को, हरीश राय जी के दिए हुए सुझावों पे वो जरूर काम करेंगी। और ये द्वारे द्वारे दर्द कहानी में तो इतने सारे उपन्यास हैं जो मुझे भी पढ़ते हुए लग रहा था कि ये एक कहानी में बहुत सारे पात्र हैं। मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा इतने सारे पात्र और इतने सारे कथानक हैं उसमें कि कैसे आपने इनको एक दूसरे से जोड़ा है। जोड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है, एक कथानक को दूसरे से जोड़ना, फिर तीसरे से जोड़ना, और फिर भी उसको एक समग्र रूप में लेके आना सामने। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि एक नहीं कई उपन्यासों की कहानी है, और लगभग सारी कहानियां ऐसी हैं, हर कहानी पे उपन्यास लिखा जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं अब सुनीता जी को आमंत्रित करूंगी। उनके पुस्तक पे विचार रखने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे पाठकों ने उनसे कई प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ मैं कि आप वैसे परिचय कभी भी पढ़ना पसंद नहीं करती हैं। हाँ, बिल्कुल आप नहीं पढ़ना पसंद करती हैं, लेकिन ये तो मुझे बताना ही होगा कि आप लेखिका तो हैं, आलोचक भी हैं साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा आप चित्रकार भी बहुत अच्छी हैं, आप सोलो ट्रैवलर भी बहुत अच्छी हैं, आप बहुत सारे इतने सारे काम करती हैं ना कि सच में लगता है कि आप एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, बहुआयामी व्यक्तित्व की आप मालकिन है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह आपका व्यक्तित्व बना रहे, आप और तरक्की करती रहें। और मैं अब आपके सामने प्रश्न रखने जा रही हूँ। आपकी एक पाठिका है नंदिनी, वो आपसे पूछती हैं कि आपके सारे किरदार इतने चतुर क्यों हैं? आप सभी को पहले तो नमस्कार करती हूँ और कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी साथियों का भी मैं अभिवादन करती हूँ। मैं आज सबके बताए हुए एक एक बिंदु को मैंने चिन्हित करके नोट कर लिया है। मैं भविष्य में इसका थोड़ा ध्यान रखूंगी। रोहिणी मैम ने जो 3-4 बातें मेरे लिए कही थी, इन कहानियों को हनुमान की तरह, जो हनुमान का उन्होंने जिक्र किया, तो मैं जामवंत को याद रखती हूँ। मैं जामवंत सामने हो तो फिर दूसरे जामवंत की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैंने ये सारी चीजें नोट कर ली है। जहां तक नंदिनी जी का सवाल है कि सारे किरदार चतुर क्यों हैं, मुझे लगता है कि भूमंडलीकरण का जिस तरह से विस्तार हो रहा है और गुप्तावादी संस्कृति का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है और हमारे जीवन में उसका दखल बढ़ रहा है, पूंजीवाद ने, एक तरह से कैपिटलिज्म ने हमें जीने और मरने के बीच में लाके खड़ा कर दिया। ऐसे समय में चतुर सुजान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो गांव के हों, चाहे वो शहर के हों, या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसका चतुर होना बहुत जरूरी है। वरना वो किसी भी हालात से, किसी परिस्थिति से लड़ नहीं पाएगा। भावुक होकर हम व्यक्ति को बांध तो सकते हैं, लेकिन भावना में बहकर विकास नहीं कर सकते। इसलिए शायद मेरे किरदार थोड़े से मेरे हिसाब के होंगे, क्या पता, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन चतुर होने के तर्क यही हैं कि विकासवादी प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए विकसित दिमाग का होना जरूरी है। आपकी आवाज नहीं आ रही नीरज जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आज के जमाने में जरूरी भी है चतुर होना। एक आपका और प्रश्न है निशा द्विवेदी जी का कि एरियम जितनी लड़कियां कितनी हैं हमारे समाज में, गिनती की भी नहीं है, फिर ये उदाहरण हमारे भारत में किस काम का? मुझे लगता है कि उदाहरण, छोटे छोटे उदाहरण ही बड़े प्रेरणा का काम करते हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति के किसी एक बिंदु से भी प्रभावित होते हैं, तो शायद उससे एक करके एक दूसरा जुड़ता है, फिर दूसरे जुड़ते हैं, तो क्या पता एरियम ही उस पक्ष को प्रेरणा बना सके कि जिस दौर में हम सिर्फ देहिज्म पर आकर सिमट रहे हैं, बड़े से बड़े गंभीर मुद्दे को हम एक छोटे बिंदु पर आकर के रिड्यूस करने लगे हैं। ऐसे समय में हमें बचपन से क्यों न एक दृष्टि संपन्न होकर सोचना पड़े कि हम पढ़ें, लिखें और विवेकवान रहें। चित्त से निर्णय लेते समय संवेदना का भी ध्यान रखें, लेकिन संवेदना का ख्याल रखते वक्त अपने आप को मिटने न। अक्सर क्या होता है लड़कियों के साथ कि जब वो संवेदनशील बहुत हो जाती हैं, चाहे वो प्रेम में हो जाए, चाहे परिवार में हो जाए, या संस्कार या संस्कृति के नाम पर जब वो बहुत संवेदनशील हो जाती हैं, तो उसमें किसी और को क्षति नहीं मिलती,
ना किसी और का शोषण होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष का शोषण होता है। तो क्या पता एरियम एक उदाहरण बने कि शोषण होने से पहले सोचना शुरू कर दे। संवेदनशील होते हुए भी वो एक विवेकवान निर्णय लेती है। वो चाहती तो घायल के पास उसको उड़ के आने में कितना समय लगता, 8 से 10 घंटे या 1 दिन लगता। लेकिन उसने निर्णय क्यों ये लिया कि नहीं, एक मैं विचारधारा से जुड़ी हूँ, अगर मैं उससे विगलित होती हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं एक ऐसे विचलन का संदेश दूंगी जो मेरे व्यक्तित्व को तो दूसरे के नजर में नकारात्मक बनाएगा ही बनाएगा, बाकी लोगों के लिए मैं उदाहरण क्या बनूं। तो उसके व्यक्तित्व का विचलित न होना दरअसल समाज को सही उदाहरण देना है। और हमारे समाज में विचलन से भरी हुई परिस्थितियां हमेशा देखने को मिलती हैं। मुझे लगता है कि उम्मीद के साथ हमने इसको रचा है एक सही और सटीक घटना पे, जो बिल्कुल शुद्ध तौर पर घटित है। शायद समाज में कोई एक व्यक्ति या एक महिला भी अगर प्रेरित होगी तो वो अपने परिवार को जरूर प्रेरित करेगी, और जब परिवार प्रेरित होगा तो जाहिर सी बात है कि एक कस्बा, एक समाज, एक देश उससे प्रेरणा हासिल करेगा। क्योंकि अमेरिका में जब अभी गर्भपात का डिसीजन आया था तो लोगों ने एक टैग लाइन लिखा था, नो सेक्स। एरियम यही बात तो कह रही है, एरियम इसी बात को तो कह रही है, बस हम जानते नहीं। नो नोस नो फोर नोस को जो अपनाने की बात करती है, उसके केंद्र में तो यही है कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। कोई निर्णय ले उसके पहले हमें सचेत हो जाना चाहिए। इसलिए एरियम उदाहरण बनेगी, मुझे लगता है आज नहीं बनेगी, लेकिन आने वाले समय में 1-2 दशक में अच्छा उदाहरण बनेगी। जब सेरोगेसी आ सकता है तो एरियम भी आएगा। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल होगा। हमारे एक दर्शक हैं खेमकरण सोमन जी, वो पूछ रहे हैं कि सियोल से सरयू शीर्षक क्यों दिया आपने? मुझे लगता है कि किताब के तह में जाना चाहिए और किताब पढ़ने के बाद शीर्षक शायद अपना बयां खुद करे। फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये 2 ऐसे किरदार हैं, एक जो पानी की लहरों से बह करके सियोल तक जाती है, और एक सरयू आने का प्लान करके भी सरयू नहीं पहुंचता है। इन दोनों बिंदुओं को समझने के लिए आपको कहानी पढ़ना चाहिए। फिर भी आपको सवाल की जरूरत महसूस होगी तो हम उत्तर के लिए प्रस्तुत रहेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल। शिवांशु सिंह जी पूछ रहे हैं कि भेड़िए वक्त में रंजल जैसा भावुक इंसान कब तक जी सकेगा भला? उसे गुम होना ही था, लेकिन आप अंत बदलकर हमें दुख से बचा लेते। दुखद अंत अच्छा नहीं लगा उन्हें। उन्हें लगा कि शायद आप कोई सुखद अंत करें इसका। रोहिणी अग्रवाल मैम एक शब्द बोलती हैं कि कोई भी कहानी, एक लाइन है इन्हीं की कि कोई भी रचना या कहानी जो होता है वो व्यक्ति विशेष नहीं होता है, बल्कि समाज मनोविश्लेषण केंद्रित होता है। तो रंजल मिश्रा समाज का ही एक हिस्सा है। तो अगर जीवन है तो मृत्यु तय है, और रंजल का अंत शायद यही था, और इससे बेहतर अंत उनका हुआ ही नहीं था। जो घटना सच की हो उसे हमें कल्पना में नहीं बांधना चाहिए, और वो आंखों देखा सच है हमारे आंखों के सामने। वो एकदम से लहरों बांस के ये बेहाया के जंगल थे, जंगल ही कहूंगी क्योंकि बहुत दूर तक फैला हुआ बेहाया है, अभी भी है। उसके टहनियों पर चढ़ करके वो जाते हैं और नदी में विलुप्त हो जाते हैं। वो कभी नहीं मिले, ना उनके कोई अंश तक नहीं मिला। तो अंत बदल ही नहीं जा सकती थी। सच को सच ही रहने देना चाहिए। हमेशा सच में कल्पना का कलेवर डाल देने से तथ्य खराब हो जाते हैं। दुखी करने के लिए आपसे क्षमा चाहूंगी, लेकिन सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के हिस्से हैं। यही हमारा दर्शन जीवन। फिर एक चीज और भी है ना कि पूरी कहानी में कहीं सुख की तो कोई किरण है ही नहीं उनके जीवन में, तो वो अचानक से अंत में आके कहाँ से सुख आ जाएगा? और कोई ऐसे पात्र भी नहीं है उनके जीवन में कि जो उन्हें सुख का अनुभव कराते। तो अंत तो यही होना था। मीनाक्षी मिश्र कह रही है कि प्रेम की इतनी अनोखी कहानी लिखकर दिल लूट लिया है। मेरे में हलचल है कि क्या यह संभव है? गाइल अब भी भारत में है क्या? बिल्कुल शुद्ध रूप से भारत की ही घटना है, और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की ही घटना है। ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 2012-13 में घटित हुई थी। बहुत ज्यादा इसका विस्तार नहीं हुआ था। इस घटना के कई सारे साक्ष्य हमारे जीवन में भी आकर घटित हुए और जुड़े हैं। तो ये घटना पूरी तरह से जीवन केंद्रित है। हाँ, यह बात और है कि इसके रचाव से कई बार लगेगा
कि जैसे रोहिणी मैम अपने व्याख्यान में कह रही थी कि एक यूटोपिया है, लेकिन यह यूटोपिया यथार्थ का है, बस विस्तार कम हुआ है। जब चीजें विस्तार में नहीं होती हैं तो वो यूटोपिया होती हैं, और जब वो विस्तार पा जाती हैं तो शायद वो नॉस्टैल्जिक होकर के हमें यथार्थ में ले आती हैं। तो यथार्थ किरदार है, लेकिन अभी तक यूटोपिया ही है, क्योंकि हमारे समाज में जो चीजें टैबू की तरह देखे जाते हैं वो यूटोपिया का ही एक हिस्सा होते हैं मेरे ख्याल से। इसीलिए यह कहानी रैंडम लाइफ, जब रैंडम इसका लैंडिंग लाइफ रैंडम इस्क नाम मैं रख रही थी तो मैं सोच रही थी कि यह नाम सूट करेगा, लेकिन वो पूरी घटना उड़ान से ही जुड़ी हुई थी। तो शीर्षक बदलती तो शायद कहानी का पूरा तथ्य और कलेवर सब बदल जाता। और मेरे ख्याल से ली बोंजी लोइस अपने उस हरकत के को सुन रहे होंगे, उन तक कहानी पहुंच रही होगी, संग्रह पहुंच ही गई है, शायद मंगाया है, ऐसा कुछ है, मुझे जानकारी मिली है। तो वो खुद पढ़ेंगे अपना जीवन तो शायद बेहतर बयां कर पाएंगे कि शायद मैंने सही लिखा है। ये बिल्कुल रियल घटना। बिल्कुल, सोसी मधु जी भी कह रही हैं कि बहुत सही कहा आपने कि चतुर होना और सशक्त होना जरूरी है, परंतु कहानी में हम बहादुरी दिखा सकते हैं, लेकिन जिंदगी जो है वो कोई कहानी नहीं है, ये एक त्रासदी है। तो बिल्कुल सही बात है। खेमकरण सुमन जी सहमत हैं आपके जवाब से। एक पाठक आपके पूछ रहे हैं, राजू कुमार, की भाषा इतनी अनोखी है कि आम पाठक कैसे पढ़ेंगे। मैं भी आम पाठक हूँ, मैंने पढ़ी, मुझे तो आराम से समझ में आई सारी कहानियां। और भोजपुरी भाषा जो बीच में थोड़े शब्द आए हैं वो आसान है सब समझने, इतने मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, तो मुझे तो आते हैं समझ में। आप क्या जवाब देंगे उन्हें? मुझे लगता है कि भाषा रिसर्च करें, थोड़ा रिसर्च करें पाठक। नहीं, मुझे लगता है उनका संदर्भ सियोल से सरयू को लेकर के होगा, क्योंकि उसमें कई ऐसे शब्द आते हैं जो भारतीय नहीं है, नाम भी भारतीय नहीं है, और उनके कुछ उदाहरण जैसे इशुल है, जैसे गायल है, जैसे गाराम है, ये सारे भारतीय नाम नहीं है। तो हो सकता है कि वहां पर उनको असुविधा हुई होगी, तो हो सकता है विकिपीडिया में मिल जाए, वरना अर्थ मैं बता दूंगी। बाकी वही भाषा है जो हमारे लोक में है, जो हमारे भोजपुरी अंचल में है, और जो हमारी खड़ी बोली है। हम हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ने की अगर क्षमता रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम जैसों को भी पढ़ लेना चाहिए। राजू कुमार जी को मैं यही कहूंगी। भाषा उतनी कठिन नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कहानी जिस दौर में लिखी जा रही है, कहानियां बिल्कुल खुले तौर पे, तो उस दृष्टि से थोड़ी सी मुश्किल है। इसके लिए मैं शायद क्षमा ही मांग सकती हूँ, और क्या कह सकती हूँ। अगले प्रश्न का जवाब तो आपने दे ही दिया है कि रैंडम इश्क क्या सत्य घटना है। मेरे ख्याल से आपकी सारी कहानियां ही सत्य घटना है, जिसमें आपने थोड़ा थोड़ा अपना कल्पना का रंग दिखाया है, लेकिन ज्यादातर सब वही है। कल्पना का बिल्कुल रंग नहीं दिखाया मैंने। वैचारिक की, जैसे रंजनी मैम ने भी कहा कि मैं उसको एक विचार परक ही रखना चाहती थी। मैं भावना में बहाकर किसी भी किरदार को वहां नहीं ले जानी चाहती थी कि जहां से वो उठ ही ना पाए। आज भी इंदौर जैसी घटनाओं को लेकर के सीरीज बन जाते हैं कि प्रेम में पागल हो गया और शराब पीने लगा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती, क्योंकि गांव बहुत बदल चुका है, गांव में भी बहुत कुछ विकास हो चुका है। हम हमेशा गांव बेचारा शब्द क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? हमें विचार परक होने दीजिए ना। बेचारा से हम उठ चुके हैं, और हम अगर हमेशा बेचारा ही सुनना चाहेंगे तो हम विचार परक कब बने? तो विचार परक बनने, मैं तो खुद गांव में रही हूँ, मुझे कहीं से गांव बेचारा नजर नहीं आता, बल्कि मुझे तो गांव के लोग तो शहरों से भी ज्यादा होशियार नजर आते हैं। गांव की महिलाएं मुझे बहुत चालाक नजर आती है। मैंने जो अपना अनुभव महसूस किया है, मैं वो बात बता रही हूँ कि जिस तरीके से वो लोग चीजों को मोड़ती हैं, बात करती हैं, उतनी चालाकी से तो हम पढ़ लिख के भी नहीं कर पाते हैं। तो गांव बेचारा तो कभी भी नहीं है। पता नहीं कौन सा किस कोने का पिछड़े गांव की बात हो रही है, बेचारा बिल्कुल नहीं। समझदारी पहले से भी थी और आ भी रही है। अपने विषय को लेकर समझदार हैं, पहले से ही समझदार हैं। वो अलग चीज है कि आज के मॉडर्न जमाने, मॉडर्न चीजें उन तक ना पहुंची हो। नीरज जी, यहाँ पे असहमत होते हुए, थोड़ी सी बिंदु पर असहमत होते हुए मैं इस बात को रखूंगी कि गांव में बहुत सारी चीजें स्त्रियों के केंद्र में ही और स्त्रियों के हाथ में है, लेकिन उनका जो शोषण होता है वो दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे जो केंद्र बिंदु होते हैं ना, वो केंद्र बिंदु कभी सामने नहीं आता है। उसलिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है कि अपने
दूसरों को बचाव में आ जाना, चतुराईपूर्ण उत्तर दे देना या किसी विषय को मोल्ड कर देना बहुत अच्छे से आता है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी स्त्रियां हो, दोनों में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो सबसे मूल समस्या गांव में आपको बची हुई है वो ये कि अपने संदर्भ को लेकर के वो मुखर नहीं हो पाती हैं, कह नहीं पाती हैं, अपने तकलीफ को बयां नहीं कर पाती हैं। यह जड़तागत परिस्थितियां हैं। अब बहुत कुछ बदला है, तो हम बदले वक्त की बात क्यों न करें? हम हमेशा प्रेमचंद के निर्मला को ही क्यों चित्रित करना चाहते हैं? बिल्कुल। हम प्रेमचंद के निर्मला से बहुत आगे आ चुके हैं, और आगे अगर हम आ चुके हैं तो वो किरदार हमेशा निरीह क्यों रहे? निरीहता से लड़ने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए। अगर सीता को वायवी रूप में दिखा सकते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, नए समय में लोग लिख रहे हैं, अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा, हालांकि वो सीता मुझे पसंद नहीं है, इतना भी नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हुए भी उसकी कौन सी ऐसी कमी है या उसके अंदर का कौन सा झिझक है जिसे मिटाया जाना चाहिए? तो मिटाया जाने के लिए जागरूकता जरूरी, और वो जागरूकता एक दिन में नहीं आनी, धीरे 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 ही आने शुरू होंगे। जैसे जब मैम अपना व्याख्यान दे रही थी तो द्वारे द्वारे दर्द के जो किरदार की जिक्र कर रही थी, जैसे सुषमा और शिमला जो हैं वो मेरी सहेलियां हैं, मेरी खुद की सहेलियां। मैं किरदारों को खुलासा कर दे रही हूँ क्योंकि बात हो रही है विमोचन में, यह बात, वो दोनों तमाम बात कहने समझाने के बावजूद खुल करके अपने माँ से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई या विरोध नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा आज यह है कि दोनों बहुत विकट परिस्थिति में। मैं आज की तारीख की भी बात, तो क्या हम उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए उन्हें तैयार नहीं करेंगे? तो तैयार करने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा उन्हें सशक्त बनाया जाए। संवेदनशील होने का मतलब यह नहीं है कि खुद को मिटा दिया, तो संवेदना तो रहे लेकिन समझ ज्यादा रहे। ये यह मेरा मानना है। संवेदनशील होना जरूरी है, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा समझदार रहने की। जी जी। खेमकरण सोमन जी कह रहे हैं कि रचनाओं में भोजपुरी या लोक भाषाओं के शब्दों का आना कोई समस्या नहीं है, बल्कि विस्तार और उपलब्धि है। ये नएपन की निशानी है, ऐसे शब्दों का स्वागत होना चाहिए। जी। तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं। अर्चना, अनुप्रिया जी, प्रणव भारती जी, खेमकरण सोमन जी, अनदा पाटनी जी, अशोक गुप्ता जी कह रहे हैं कहानी बहुत सुंदर है। वंदना गुप्ता जी, नैना आरती कानिककर हैं, सोसी मधु जी हैं, मल्लिका मुखर्जी जी हमें देख रही हैं, मुन्ना कुमार सिंह देख रहे हैं, रेणु यादव जी देख रही हैं, कह रही हूँ कि सार्थक और गहन चर्चा है। उर्मिला शुक्ल जी देख रही हैं, सीनीवाली शर्मा जी देख रहे हैं, लता अग्रवाल हैं, चंद्रकांता जी हैं, और चंद्रकला त्रिपाठी जी भी थोड़ी देर के लिए आई थी बीच में, अभी शायद देख रही हूँ। कृष्णा श्रीवास्तव जी हमें देख रही हैं, डॉक्टर मीरा त्रिपाठी आपकी बातें सुन रही हैं, गीता पंडित सुन रही हैं, सविता मिश्रा हैं। तो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जहाँ तक अभी तक मेरी नजर पहुंची है जो हमें देख रहे हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबने बहुत ही ध्यान से शुरू से आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहकर आनंद उठाया है आज की परिचर्चा का। तो हमारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और सबसे बड़ा शुक्रिया आप दोनों वक्ताओं का कि आपने पुस्तक के मर्म को हमारे पाठकों के समक्ष रखा और बहुत सुंदर समीक्षा की। और बधाई देती हूँ मैं सुनीता जी को, उनकी इस बहुत शानदार, पाठकों ने तो की थी प्रशंसा, लेकिन हमारे समीक्षकों ने भी आपकी पुस्तक को पास कर दिया है, तो इसलिए बहुत बहुत आपको बधाई। मैं आपको बीच में रोकते हुए मैं हरियर सर को और रोहिणी अग्रवाल मैम जो मेरी प्रेरणा है, उन्हें पता है, मैं बता चुकी हूँ, मैं पब्लिकली भी बता रही हूँ कि मेरी प्रेरणा है। मैं सन 2000 से मैम को पागलों की तरह फॉलो कर रही हूँ, बस हिम्मत नहीं हुई कभी बात करने की, बात तो अभी अभी शुरू हुई है। हरियर सर को भी मैंने इनके कहानियों के माध्यम से पढ़ने के दौरान जाना। आप दोनों ने मुझे जो भी अंक दिए हैं उससे मैं सीख भी ले रही हूँ कि मुझे और क्या करना है,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाठक जो जैसे केरला से, सूरत से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, असम से, मणिपुर से और केरला से, गुंटूर से, बहुत सारे जगहों के मैं नाम, बिहार से, बंगाल से जब फोन आए तो उनका ये था कि भाषा को लेकर के उनकी चिंता थी कि हम शुद्ध वाक्य समझने में थोड़े से अक्षम हो रहे हैं, हमारे स्तर का होना चाहिए। और एक मलेशिया से फोन आया था तो उनका ये था कि आपने तो किताबों के नाम यहाँ लिख दिया और मैंने किताब नहीं पढ़ी है, तो मैं क्या करूँ, कहानी यही छोड़ दूँ या आगे पढ़ूँ। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे इस पर भी काम करना चाहिए कि लीप शैली तो मेरी वैसी की वैसी रहे, मैं इस शैली का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि भारत में नहीं प्रयोग हो रही, तो मैं चाहती हूँ कि लोग इसे प्रयोग करें। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि इसकी भाषा उस पाठक तक भी पहुंचे जो शुद्ध रूप से हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन कहानियों में अभिरुचि रखते हैं, शोध करने का शौक रखते हैं या कहानियों को जीना जानते हैं। तो ये जरूर मैं कोशिश करूंगी और आप लोगों के बताए हुए सभी आशीर्वचनों को मैंने अपने कोरे कागज पर अच्छे से नोट कर लिया है। मैं पूरा ख्याल रखूंगी और इस प्यार, स्नेह और आशीष के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आप दोनों को चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत छोटी हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी बात कैसे कहनी चाहिए। जो टूटा फूटा कह रही हूँ, बस यही मेरा प्रेम है, यही आप लोग का आशीष। यही एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी होती है कि वो जब वो शिक्षक बोल रहे होते हैं ना, तो वो सारी बातें नोट कर करके उसी समय रख लेते हैं ताकि बाद में याद ना करना पड़े, भूल ना जाए। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगी कि विद्यार्थी और शिक्षक वाली बात नहीं है, ये साथी रचनाकार है, हम सहयात्री हैं और मिलजुल कर हमें मंजिलें तय करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और, अभी जो भाषा को लेकर बात की गई है, तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए सुनीता, जब तक आप संश्लिष्ट लेखन करेंगी, भाषा का सामान्य शब्द भी अपना कोशगत अर्थ खोकर उसमें बहुत से व्यंजनात्मक ध्वनियों को भरेगा और वो व्यंजनात्मक ध्वनियां एक सामान्य पाठक की पहुंच से बाहर होंगी। तो एक संश्लिष्ट कहानी पढ़ने के लिए एक उन्नत भावबोध और एक उन्नत चेतना के स्तर वाला पाठक भी बहुत जरूरी होता है। तो आप पाठकों की सरलता के लिए अपनी संश्लिष्टता को खत्म ना कीजिएगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। मैं गांठ बांध रही हूँ। एक बात और भी तो है ना, क्या पता आपके वही पाठक धीरे धीरे अपने आप को ही उन्नत करेंगे। साहित्य इसीलिए तो चेतना का परिष्कार करता है कि वो पाठक को भी उन्नत करता है, उसके भावबोध को परिष्कृत करता है। मैं ये कहूँगा कि आपकी भाषा ही आपकी ताकत है कहानियों की। आप उन भोजपुरी बातों को खड़ी बोली में कर देंगे तो जो पात्रों की विश्वसनीयता है वो खत्म सी हो जाएगी। वो लगेगा कि ये बात अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से, अपने गांव और अपने प्रांत से जुड़ा हुआ है। वही तो उनकी खासियत है। ये आपके साथ नहीं, ये हर एक के साथ है। जिस प्रांत के यहाँ हम लिख रहे हैं उसी प्रांत की बोली और वाणी को बोले तो वो ज्यादा सहज स्वाभाविक लगेगा। क्योंकि मेरा आपसे ये कहना है सुनीता जी कि आप अपने आप को इस तरह छुपा करके मत रखिएगा। आप अपनी कहानियां पत्र पत्रिकाओं में भेजिएगा और ताकि और लोग भी जान सके। किताब के माध्यम से तो हम लोग जान ही गए हैं, बाकी भी एक बड़े संसार के सामने आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके लिए समकालीन पत्रिकाएं एक बहुत बड़ा माध्यम है और उनको अच्छी कहानियों की दरकार हमेशा रहती है। जी सर, मैं जरूर भेजूंगी। दरअसल मैं बहुत संकोची हूँ, मैं भेज नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है पता नहीं अच्छा लगा नहीं लगा, उत्तर आएगा नहीं आएगा, तो तब जब मांगा जाता है तो मैं भेज देती हूँ, लेकिन अपने तरफ से भेज के इंतजार नहीं कर पाती हूँ। मतलब मुझे लगता है ठीक है ना, लिख के रख दिया ना, मैं डायरी में लिख के रखती हूँ। और नीरज जी को मैंने बताया, संपादकों को भी एक सीमा होती है ना, उनको नहीं पता कि कौन कौन नए कथाकार है, नए अच्छे कथाकार लिख रहे हैं, कहाँ तक आएंगे, उनके सामने कोई चलेगा उसके अंदर। जी जरूर जरूर। सुनीता जी, हमारे कुछ पाठक ये भी जानना चाहते हैं कि आप संक्षिप्त में थोड़ा सा उनको बता दीजिए कि लीप शैली क्या होती है। मुझे लगता है मेरी भूमिका में उससे सारे संकेत मिल जाते हैं। मैंने अपने पहली लाइन से
किताब नहीं हाँ, ये जिनके अभी पास है। जुड़ी हैं इसलिए, हाँ, ये अभी जुड़ी हैं, ये मुझे लगता है वीडियो सुनेंगी तो इन्हें उत्तर मिल जाएगा। हरियत सर ने भी उस बात को कोट किया था, तो उस शैली को समझना उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, सिर्फ कहानी आप पढ़ेंगे तो शायद लगेगा कि ये कौन सी शैली है, तब मुश्किल आएगी। मुझे लगा कि मुझे यह बात पहले ही लिख देनी चाहिए, इसलिए मैंने पहली ही लाइन में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है ताकि असुविधा ना हो। तो आप ये सुनेंगे तो इन्हें समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी लगेगा कि नहीं, तो इस पर हम कुछ और कार्यक्रम होंगे या कुछ और शैली से हम इन पर पूरा विस्तार से रख देंगे, क्योंकि इस पर मुझे बहुत सारे सवाल आए कि लीप शैली क्या है, क्यों है और कैसे इसको साधने के लिए क्या करना होगा, इसका सूत्र क्या है। तो ये सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है कि फिर कभी दे दिया जाए तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आज के बहुत सुंदर शानदार सत्र के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगली बार हम फिर एक नई पुस्तक के साथ आएँगे और फिर हम एक नई परिचर्चा के साथ यहाँ पे मंच पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, सभी का शुक्रिया।